सबसे पहले क्या है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले कि इसके अंदर 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल थे। सो ये बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है याद रखने लायक, बस आपको जानने के लिए है, तो इतना सिर्फ याद रखना। इसके बाद ये था कि यहाँ पर जो है बर्मा, जो कि करंट टाइम पे म्यांमार है, वो सेपरेट कर दिया गया था ब्रिटिश इंडिया से। क्लियर है इतनी बात? ब्रिटिश इंडिया से बर्मा को यहाँ पर अलग कर दिया गया था। इट इज़ नो मोर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो ब्रिटिश इंडिया के अंदर पहले आप लोगों को पता है करंट टाइम का पाकिस्तान वगैरह और ये बलूचिस्तान और ये सब एरिया आता था, पूरा का पूरा सब पूरा अखंड भारत था। तो इन्होंने यहाँ पर क्यों, यहाँ पर ये चीज़ होती रहती थी, अलग क्यों करते थे? क्योंकि कई जगहों पर जैसे झगड़े चलते रहते थे अलग अलग जगह पर, तो उनका कंट्रोल ईजी करने के लिए, उनको ईजी तरीके से मैनेज कर सके, इस कारण से जो है यहाँ पर ओवरऑल कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से प्लानिंग प्लॉटिंग करके चीज़ें मैनेज कर देते थे, ठीक है, ताकि वो बेटर रूल कर पाएँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो फेडरल कोर्ट है उनका यहाँ पर निर्माण किया गया। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन, तो यहां पर क्या किया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट्स वर एक्सटेंडेड टू किसके लिए बढ़ाई होंगी? मतलब ये तो पहले तो ये तो समझ आ रहा है कि कम्युनल वैसा वाला रिप्रेजेंटेशन धर्म के बेस पे, वो सब तो पिछली बार से भी चलता आ रहा है। अब किसके लिए बढ़ाई होंगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके बताओ फटाफट। मुस्लिम के लिए तो पहले से ही थी ना। मुझे लग रहा है मैं आज चाय पी के बैठना चाहिए था क्लास में, मेरा दिमाग सुन हो रहा है, सुन। SC ST, हाँ बिल्कुल सही है, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर SCs STs के लिए यहाँ पर इनको हम डिप्रेस्ड क्लास भी क्या देते हैं, तो उसकी उनके लिए यहाँ पर बेसिकली एक्सटेंड किया गया था। अलग अलग किसके प्रेशर्स में? ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिया के नेता लोग थे उनके प्रेशर में ये चीज़ करी गई, और साथ में खुद को बेहतर भी दिखाना था, तो उस चक्कर में ये चीज़ करी गई ज़्यादा। इसी टाइम पे क्या आया इस प्रोविज़न के अंदर कि इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई। इस टाइम पे अराउंड 10% जो है ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, उनको राइट टू वोट मिल गया, ठीक है। तो 10% कुल मिला के बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टिसिपेशन है वो लास्ट एक तरह से अब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है ना। पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में भी, कि पहले क्या था कि यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके पास कोई स्किल है, आप कोई जमींदार हैं, आप कोई कुछ हैं, तो तब आपको वोटिंग का राइट था। फिर धीरे धीरे करके राइट को यहाँ पर, हाँ प्रॉपर्टी वाले हैं, तो इस टाइप से अलग अलग जो भी आप लोगों के कोई पर्टिकुलर USP थी, उस बेसिस पे आपको जो है वोटिंग राइट मिलता था। अब क्या है, धीरे धीरे सभी को वोटिंग राइट यहाँ पर धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो रहा था। अभी भी पूरी तरह से सबको नहीं मिल रहा था, लेकिन ये था कि अब एक तरह से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी वोट को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट की एक तरह से राइट देने की। अच्छा, तुम में से कौन कौन वोट डाल के आता है हर बार विधानसभा के इलेक्शंस, सबके इलेक्शंस में? सब जाते हो? आशीष नहीं जाता है, आशीष तो घर पे काप्स खाता रहता होगा ना। जाता है, आशीष भी जाता है, काप्स खाते खाते आशीष भी चला जाता है वोट डालने। एक बार डाला है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। वेदिका का वोट है, वेदिका का वोट मैं गैस कर सकता हूँ। चलो,
इसके अलावा वही सब चीज़ें थी। इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या था, इट प्रपोज्ड ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये आगे नेवर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो नहीं सका है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट। इन लोगों ने कोशिश करी थी। मैंने ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है, थोड़ा याद करोगे तो याद आ जाएगा किस चीज़ क्या क्या बातें अभी चल रही हैं। बस यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेना, तो ये थोड़ा सा बड़ा था ये, एवोल्यूशन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, दुनिया भर की चीज़ें हैं। एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। ठीक है, जो डायरकी है प्रोविंसेस के अंदर, उसको भी एबोलिश कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया फुल प्रोविजनल ऑटोनॉमी, और ट्रांसफर कर दिए गए ऑल सब्जेक्ट्स टू इंडियन मिनिस्टर्स। ठीक है, सो यही था, बस इसको इतना इग्नोर करो, बाकी इसका जो भी है आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से इतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा यहाँ पर अभी मैं कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको अभी थोड़ा छोड़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट पता ही है कि इंडिया का जो बंटवारा है वो किस प्लान के तहत हुआ था, किस प्लान के तहत हुआ था? ये आंसर तो तुम लोग ही बताओगे। नहीं, इंडिया का जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा है, एक अंग्रेज व्यक्ति था ना, उसके ऊपर कोई मूवी भी बनी थी। वो नहीं, मूवी तो खैर काफ़ी सारी बनी हुई है, लेकिन चलो तुम लोग सोच के आंसर करना बाद में, अभी आगे चलते हैं। सो कुल मिलाकर ये सब होते हुए अब इंडिया को जो है धीरे धीरे करके अब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, है ना। क्रिप्स मिशन और ये सब के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन मिनिस्टर्स थे, उनके पास क्या वो पोर्टफोलियो थे, तो वो मैं आप लोगों को एक वो शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। मतलब लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट होगा आई थिंक कि फालतू में, है ना। तो मैं डायरेक्टली वो शेयर कर दूंगा आपको कि कौन से यहाँ पर मेंबर्स थे और उनको क्या पोर्टफोलियो थे। मैंने शायद पहले शेयर भी कर रखा है, बट कोई नहीं, दोबारा कर दूंगा। इसके अलावा फर्स्ट कैबिनेट के अंदर कौन मिनिस्टर्स थे और यहाँ पर क्या इनके पास अलग अलग पोर्टफोलियो इन लोगों ने यहाँ पर ले रखे थे, तो वो सब आपको बता दिया जाएगा। अभी चलते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली जंप करते हैं, थोड़ा सा अभी इसको इग्नोर करते हुए। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ। सबसे पहले तो चलो कुछ बेसिक चीज़ें मेरे को बता दो, गूगल नहीं करेगा कोई भी। कॉन्स्टिट्यूशन डे किस तारीख को यहाँ पर मनाया जाता है? 26 नवंबर बेसिकली 26 नवंबर एवरी ईयर। हाँ, एवरी ईयर हुआ ना 1949 तो भाई मुझे टाइम मशीन लानी पड़ेगी डोरेमोन की, वो उसके अंदर घुस जाता था ना वो डोरेमोन। चलो कि कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाने चलते हैं टाइम मशीन से। तो 26 नवंबर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन डे। और ये किसकी एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो ये हर साल जैसे किसकी मैं एनिवर्सरी से भी कुछ कनेक्टेड है, एक बार देख लेना। एंड इसके अलावा कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ें,
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको कितने दिन लगे थे टू फाइनलाइज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट 1 year, 11 months and 18 days. असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 years 11 months कितने दिन? 18 डेज थे ना, देख लेना एक बार। 18 डेज थे, मेरे को तो यही कंफर्म है, इतने ही होंगे, यही है राइट। नंबर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना कई बार। ठीक है, चलो बस इसका इतना है। और बाकी इससे जुड़ा जो भी डाटा है, कुछ मतलब फैक्ट्स है, मैं कोशिश करूँगा आपके ग्रुप में डाल दूँ। अभी पढ़ते हैं जो मेन पढ़ने की चीज़ें। अब नेक्स्ट है जिससे कई बार मेंस के अंदर, यूपीपीसीएस जे में भी और यूपीपीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट, और इवन प्रीलिम्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंट RENT है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे यहाँ पर सोर्सेज से हम लोगों ने चीज़ें उठाई हैं। सो कई बार प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे पर्टिकुलर आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट रिमूवल उनका वो कौन से उससे लिया गया है, वो प्रोसेस कहाँ से लिया गया है। ऐसे सब क्वेश्चन समटाइम्स हमसे पूछ लिए जाते हैं ना। जो इसका स्केलेटन है ना, स्केलेटन है वो बेसिकली ड्राइव है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। स्केलेटन समझते हो ना? स्केलेटन क्या होता है आशीष, जल्दी से बताओ। कोई और बता दो। बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा, तो इसका बेसिकली क्या है, 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन फॉर श्योर किए गए थे कि मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करके तब ये बेसिकली कि इसमें से जो अच्छी बातें हैं वो ले ली गई थी। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेंगी एक एक करके कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, यूएसए से क्या लिया, और हमें अच्छे से याद करनी है ये चीज़ें। इनसे क्वेश्चंस आते हैं हर बार। सबसे पहले आ जाते हैं कि GOI 1935 से हमने क्या लिया, कोई बताएगा? तो इसमें इंडिया विद फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ओके। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो भी गवर्नर के फंक्शंस रहते हैं, गवर्नर के पास क्या पावर रहेगी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स, तो ये सब चीज़ें कुछ हमने ली हैं। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली ये हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम लिखते हैं कि और कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया है। नेक्स्ट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें और चलो ऐड कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा, यहीं पर ऐड कर लेते हैं, कभी फिर पूछ ले एग्जाम्स में और आप लोग सोचो कि इसमें तो हमने इतना ही लिखा है। इसी के अंदर मैं लिखवा देता हूँ, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, वो भी यहीं से लिया गया है। प्रोविजन ऑफ यूनियन UPSC,
यूपीएससी का जो प्रोविज़न है स्टेट, इवन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविज़न है वो भी कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों है, यूपीएससी भी और एसपीएससी। एसपीएससी समझ गए ना, मतलब क्या होगा इसका, एसपीएससी का मतलब स्टेट वाला जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल रिलेशन यहीं से लिए गए हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स मैंने आपको बता दिया, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ गवर्नर आपको बता दिया है, हाँ फेडरल स्ट्रक्चर बता दिया है। और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिवीजन ऑफ पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर लिस्ट कितने टाइप की है वो आप लोगों को पता है ना, आप वेदिका को तो पता है ये चीज़, वेदिका ने शायद एक बार पहले ही बताया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और बाकी लोगों को भी पता होगा, एंड कॉन्करेंट लिस्ट। समझते हो ना, ये चीज़ के अभी सब्जेक्ट्स जो है मैं आगे बता दूंगा, फिलहाल ये लिख लेना। ठीक है, और जो ओवरऑल इंडिया का सिस्टम है वो क्वेसी फेडरल है। ये चीज़ यहाँ से मतलब एक जनरल जो जितने स्कॉलर्स हैं या फिर जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया का जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है, पूरी तरह से फेडरल नहीं है। कैसा है, क्वेसी फेडरल। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल वापस चलते हैं। नेक्स्ट, ये इतना लिख लिया ना, आगे लिखे, इतना समझ आया सभी को, इतना समझ आ रहा है अभी तक हमने क्या पढ़ा। मैं एक बार दोबारा से तुम्हें बता दूं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बुक बनाना चाह रहे हो, मान लो आप लोग एक अपने लॉ की ही कोई बुक बनाना चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी से जुड़े क्या क्या लॉ हैं, तो कोई उसका आप सोर्स तो लोगे ना कि यहाँ से मैंने लॉ उठाए, यहाँ से उठाए, है ना, कोई पर्टिकुलर की। अच्छा मान लो तुम्हें आज काम दिया गया कि एआई से जुड़े नए यहाँ पर कानून बनाओ, तो तुम क्या सोचोगे, सबसे पहले खुद का दिमाग लगाने की जगह मोस्टली सभी मतलब यही करते हैं पहले कि ऑलरेडी अगर वर्ल्ड के अंदर वो लो एआई से जुड़े हुए लो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन वगैरह ने बना दिए हैं, तो पहले हम उन लोगों के लो देखते हैं कि उन लोगों ने क्या लो बनाए हैं। अब उन लोगों के जो लो हैं अगर वो हमारे इंडिया के इन्वायरमेंट को सूट करते हैं, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वहीं से उनका जो है ब्लूप्रिंट वो हम लोग उठा लें। और इसके अलावा वर्ल्ड के अलग अलग देश से जो भी हमारा ब्लूप्रिंट बना हुआ है उनके पास, वो ही उठा लें, क्योंकि वो बेस्ट है। और उनके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स भी हम लोगों को भी पता है कि कैसे वो काम करते हैं, क्या उनसे चैलेंजेस आते हैं और क्या मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं। ये फ़ायदा भी होता है दूसरे के चीज़ें अडोप्ट करने का, क्योंकि उसके चैलेंजेस और आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको पहले से पता होता है, रिजल्ट्स वगैरह अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर सूट कर गए तो वो भी सी बात है, तुम्हारा काम हो गया। और तुम कुछ नया करने का ट्राई करोगे तो हाईली चांसेस है कि आप लोग फेल हो जाओ डायरेक्टली उसमें, या फिर हो सकता है वो लोग फॉलो ही ना करें, या फिर फॉलो करें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक जैसे होता है ना कि मतलब एक अपने अंदर एक वो आने लगे लोगों के अंदर जो विद्रोह की भावना है या कुछ इस टाइप से। सो काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उसी कारण से मतलब मोस्टली के लोग यही करते हैं कि जहाँ से के बने हुए हैं पहले वहीं से ले लो भाई, या जैसे आप फिर उसको अपने खांचे में डाल के आगे चलाओ। समझ आशीष, अब कछुए वाली बात पे तुम्हें इतना नाराज नहीं होना चाहिए, फिर तो कछुए वाली बात तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अच्छे से सूट होती है। सबसे स्लो तो तुम ही चलते हो। चलो लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जो भी कर रहे हो। आप पर्सनल पे भेज देना, सर मैं थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ। मैं आशीष को समझ नहीं पाया अभी, मुझे लग रहा है 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे अगर मैंने आशीष को समझने की कोशिश की, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। अभी बाकी लोगों को समझ आया ना कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने का बताओ। चलो आशीष का तो चलता रहता है, पढ़ने का समझ आ गया ना कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं अभी।
और इससे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों से, जैसे फॉर एग्जांपल बाइकैमरल लेजिस्लेचर पूछ लिया, फेडरल स्ट्रक्चर पूछ लिया, पब्लिक सर्विसेज कमीशन पूछ लिया, और वहाँ पे 4 ऑप्शंस डाल दिए कि ब्रिटेन से लिया गया, यूएसए से लिया गया, कनाडा से लिया गया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। इस टाइप से आपसे ऑप्शंस भी, क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से हमने क्या क्या बोरो करा है। सो हमने बोरो करा है यहाँ पर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप। पता है ना इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट यहां पर बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, SYSTEM। इसके अलावा कोई रह तो नहीं गया। जो स्पीकर्स का और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है ना, वो भी सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझते हो ना, वो जैसे कहते हैं सब हाँ करो या ना करो, इस टाइप की जो चीज़ें होती है, पूरा का पूरा मतलब उसका एक वो होता है ना, पार्लियामेंट चलाने के लिए एक क्या कहेंगे उसको, कुछ अच्छा वर्ड मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल इज द राइट वर्ड, है ना। और इसके अलावा जैसे एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस भी हमने यहाँ पे ब्रिटेन से लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस जैसे ये होता है कि इसका एग्जांपल अगर देखो तो जो पीएम है मस्ट बी फ्रॉम दी मेजॉरिटी पार्टी। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि कल के दिन को फॉर एग्जांपल किसी, मान लो जैसे कांग्रेस के भी पीछे कम सीट आई हैं, लेकिन कांग्रेस वाले को पहले इनवाइट कर ले, वो कौन करता है इनवाइट? जल्दी से बताओ, कौन करता है इनवाइट? कि सर अभी हम ही करते हैं इनवाइट, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे सरकार बनाने के लिए कौन इनवाइट करता है? ओबीसी बात है, प्रेसिडेंट ना। तो वो सब चीज़ें की मतलब ये जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, ये काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते कि आपका मन किया कि कुछ और चेंज कर दे। जैसे कुछ चीज़ें कन्वेंशन से इससे ही चलती है, कन्वेंशन से। आपके जुडिशरी के अंदर भी कई चीज़ें होंगी जो कन्वेंशन से चलती होंगी कि ये ऐसा मान्यता है, उसी हिसाब से कोई, जैसे फॉर एग्जांपल जजों की नियुक्ति में भी कई बार ये चीज़ प्रयोग की जाती है, आई थिंक इफ़ आई एम करेक्ट। और जैसे पर्टिकुलरली कोई सीनियर है कि इसको इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ये ऑलरेडी मतलब नॉमिनेटेड है, तो ऐसे मतलब कुछ कन्वेंशंस, प्रथा, हाँ कुछ तुम लोगों को पता हो तो बताओ, बाकी आगे चलते हैं। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? सबसे पहली एक कोई चीज़ बताओ मुझे, अब आप लोग थोड़ा सा बताओ, तुम लोग भी सोशल अवेयर तो होंगे ही सब चीज़ों से। फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अभी हम आगे पढ़ेंगे और क्या क्या होते हैं वो सब बात की बात है।
अमेरिका के अंदर इनको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स, है ना, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं ना। नेक्स्ट चीज हमने यूएसए से क्या ली, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया इंडिया के अंदर तो ऐसे ऐसे घोटाले हो जाते हैं, पता चले कल को मार्केट के अंदर ही संविधान की 10-20 कॉपी घूम रही है, कुछ घोटाला हो गया, सब चीज़ मिक्सअप हो गई, पता नहीं चल पा रहा असली वाला कौन सा है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर रिटर्न नहीं होता है, हमारे पास बुक ना हो, तो कोई बड़ी मात्रा में डंप करा दे कॉपी, कोई पैसे दे के दुनिया जगह में चेंज करा दे कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर ओरिजिनल कॉपी ना हो या फिर कुछ ऐसा ना हो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो कितनी गड़बड़ फैल सकती है, तुम लोग समझ सकते हो, खासकर इंडिया जैसे जगह पर। इसके अलावा जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवाइड है, नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा ये जुडिशरी वाला भी यहीं से लिया गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से हो सकता है क्वेश्चन से पूछ ले, तो इसको याद रखना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और एक चीज़ और है जो कि यहाँ पर ली गई है यूएसए से ही, वो और बताओ, मतलब कुछ जुड़ी हुई की जो सबसे पावरफुल चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, बताओ तुम लोग। यस, वेदिका इज ऑलवेज राइट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, तो ये भी कहाँ पर सबसे पहले था, यूएसए के अंदर, यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है एज द हेड ऑफ स्टेट, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट है ना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। बट यहाँ पर जो इंडिया के अंदर बस इसके अंदर क्या चेंजेस किए कर दिए गए कि लेसर एक्सिक्यूटिव पावर्स जो है प्रेसिडेंट को ऑफर करी गई, है ना, एंड थोड़े वो चेंजेस कर दिए गए, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है अभी भी वही रहेंगे, नॉमिनल, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर भी यहीं से लिया हमने, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। और क्या हमने यहां से लिया, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है इंडिया के अंदर, कोई बताएगा, प्रेसिडेंट का? एक बार देखना 60 है 61 है, मेरे को 61 लग रहा है, 61 होना चाहिए। तो ये यूएस के सिस्टम जैसा है, ठीक है। इंडिया के अंदर अभी इम्पीचमेंट हुआ है किसी पर अभी तक? नहीं हुआ। इंडिया के प्रेसिडेंट ने ऐसे काम नहीं किए कि इम्पीचमेंट चल जाए उन पे। अभी पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ेंगे, तो प्रेसिडेंट का सबसे पावरफुल फंक्शन क्या है हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट का पावरफुल, एक कोई फीचर बताओ कि मतलब क्या कर सकता है वो। वीटो तो ठीक है, वीटो अब मतलब वो भेज देगा, वो दोबारा वो कर लेंगे। पॉकेट वीटो जो देखो वेदिका ने बताया, राइट, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ऐसा है कि वो चाहे तो जब तक सरकार रहे तब तक लटका के रखे बिल को, है ना। पॉकेट वीटो इज मोस्ट पावरफुल, कि जेब में रख ले और फिर कुछ उसके बारे में ना तो हाँ ही कह रहा है ना ही कह रहा है। रिमूवल ऑफ
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसके अलावा वाइस चेयरमैन का जो रोल है, ये क्वेश्चन पहले एक बार पूछा भी है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरपर्सन होते हैं ना, किसके होते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरपर्सन? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ओके ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हम लोगों ने क्या करा है, ली है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया। नेक्स्ट कनाडा का देखते हैं। कनाडा, कनाडा इंडिया, कितने लोगों का सपना है कि कनाडा जाएं इंडिया से। सपना सपना ही रह जाता है, कुछ का कुछ के सपने पूरे होते हैं। सो सबसे पहला क्या है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग, सेंटर। ठीक है, जो कनाडा है ना उसके अंदर क्या है कि जो अगर स्टेट की पावर और यूनियन गवर्नमेंट की पावर यानी कि सेंट्रल की पावर अगर ओवरराइड कर रही है इमरजेंसीज एक्सेट्रा के दौरान, तो किसका यहाँ पर ज़्यादा हक होता है? किसका ज़्यादा हक होता है? जो बेसिकली सेंटर वाली पावर है, जो यूनियन पावर है, उसका ज़्यादा ओवरराइड यहाँ पर रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने लिया, जबकि यूएसए के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। यूएसए के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरली अलग अलग स्टेट्स है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है, बहुत ज़्यादा पावर्स है। तभी तो वो कोई जैसे कोई यूएसए के अंदर पर्टिकुलर लॉ आता है तो वो फटाफट एक दूसरा उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस वगैरह लाएंगे और उसको अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कई बार उसको लागू नहीं होने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स विथ द सेंटर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये चीज होती है ना, सारे के सारे जो गवर्नर्स हैं वो कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? सेंटर नियुक्त करता है। नेक्स्ट है एडवाइजरी। आप लोग जो आपके लॉ से रिलेटेड है उनको तो थोड़ा अच्छे से याद रखना, जो ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड है मतलब, तो उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रखना। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत है?
जो एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को? सर 143। यस, आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ हद तक डिवीज़न ऑफ पावर्स में हमने वही चीज़ फिर से थोड़ा बहुत यहाँ से भी कॉपी किया है, वही वाला जो मैं आपको ऊपर बताया था ना, कॉन्क्यूरेंट और वो सब पावर्स जो हैं यूनियन की, तो कुछ सब्जेक्ट्स की बात यहाँ से ली गई है, स्टेट एंड कंकरेंट। इसके अलावा जो क्वासी फेडरल सिस्टम है वो भी यहाँ से कुछ हद तक कॉपी किया गया है। और नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर में मेनली ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है कि वहाँ से कि इमरजेंसीज के अंदर जो है मतलब जो ओवरऑल सेंटर के पास है, सेंटर कैन कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहीं से लिया है। इतना लिख लिया हो तो फिर बताना, आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर हो गया। इसका हम लोग MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा और समझ आ जाएगा कि किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन सा कहाँ से है, क्योंकि अगर ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए तो इट्स डिफ़िकल्ट टू क्लियर प्रीलिम्स ना। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा का तो हमने लिख लिया ना, कनाडा का तो हो गया है। कौन से देश का रह गया है अभी? आयरलैंड। आयरलैंड का नहीं किया ना अभी तक? बता दो थोड़ा सा, कहीं तुम लोग दोबारा लिख लो और मैं भी लिखता रहूँ साथ साथ। तो आयरलैंड से हमने सबसे बड़ा, कोई किसी को याद है क्या चीज़ ली है? एक हाँ, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमने लिया है DPSP, और DPSP के अंदर यहाँ पर किस आर्टिकल, कौन सा और कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पर मतलब DPSP आता है, बताना फटाफट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। 36 से लेके 51 तक। ठीक है, अच्छा, इनका क्या वो होता है मोटिव? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यही होता है ना। और सबसे इनकी मेन बात क्या है कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। इसके अलावा यहाँ पर जो मेथड है प्रेसिडेंटियल इलेक्शन का, वो भी हम लोगों ने आयरलैंड से ही लिया है। सो ये इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये
आर्टिकल 54 में जो दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या है। अच्छा ये एक बात बताना, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से या इनडायरेक्ट इलेक्शन से? इनडायरेक्ट है ना। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ राज्य सभा मेंबर्स, आपको पता है कि यहाँ पर हमारे जो राज्यसभा है उसके अंदर कुछ मेंबर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको उसके अंदर इलेक्ट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, है ना। तो ये भी हमने आयरलैंड से कॉन्सेप्ट लिया है। तो कितने मेंबर्स होते हैं इन नॉमिनेशन, ये आप लोग बताओ कितने मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है? 12 का, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यहाँ पर इरिस्से आइलैंड से लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर अभी कौन सा कंट्री रह गया है? कनाडा कर लिया, यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, है ना। जर्मनी सर्दियाँ चली गई यार, गर्मियाँ आ गई हैं। जब सर्दियाँ रहती हैं, वैसे सर्दियाँ अच्छी हैं फिर भी, आई लाइक सर्दियाँ। सर्दियाँ अच्छी होती है, गर्मी अच्छी होती हैं, बताओ तुम लोग। बीच की बेकार कह दिया दोनों ही गड़बड़ है। अच्छा मुझे एक, चलो अभी थोड़ा सा रोकते हैं क्लास को, एक वो बताओ, उससे एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक, सभी लोग आंसर करना, मतलब जो भी तुम्हें ठीक लगे, कोई इसमें ऐसा नहीं कि अच्छा दिखाने के लिए है कुछ, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। पहले तुम लोग अपना वो बताना आंसर। तो क्वेश्चन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई दोस्त है, वो मान लो उसका कुछ भी, मतलब उसके साथ बुरा हो गया, बुरा कुछ भी एक्सट्रीम टाइप भी आप समझ सकते हो कि उसका कोई क्लोजेस्ट पर्सन चला गया दुनिया से, या फिर मान लो उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, या कुछ भी, मतलब उसको ऐसा जिससे इमोशनल इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर हाईली। तो तुम उसको इमोशनल सपोर्ट इस वे में दोगे कि लाइक उसको इमोशनल की, उसके इमोशंस को सिंपैथी दिखा के कि नहीं तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लाइक उसको इमोशंस वे में सिंपैथी दिखा के, या फिर उसको लॉजिकल तरीके से समझा के कि नहीं अरे तू पागल है क्या, मतलब क्या ये इमोशन फूल हो रहा है। मान लो उसकी इस टाइम सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है कि वो इमोशंस के अंदर ही सोच सकता है, और इमोशंस लेवल पर ही उसको, अगर तुम ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो तुम उसको प्रैक्टिकल वे में समझाओगे नॉर्मली, या फिर तुम उसको एक इमोशनल सपोर्ट में कि नहीं तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, या फिर हाँ तू डिजर्व करता था, अच्छा ऐसे कुछ भी, मतलब समझ गए तुम क्वेश्चन। अब तुम लोग आंसर करो। उसकी सैड फीलिंग, नहीं सैड फीलिंग को दूर करने के दो उपाय होते हैं ना, मैंने बताया। एक तो जैसे हम किसी को समझाते हैं तो एकदम उसको ज्ञान देने लगते हैं, जैसे मान लो किसी का कोई क्लोजेस्ट मर गया कि नहीं आत्मा तो अमर है, तो क्या क्या ये अपने आंसू बहा रहा है, तो ऐसे वाली एक वो हो जाएगा। और एक टाइप का हो जाएगा कि नहीं यार कि काफ़ी दुख की बात है कि मतलब ऐसे चला गया तेरा क्लोजेस्ट, ये वो कि हाँ मैं भी परेशान हूँ ये सब देख के। तो अभी तो मेरे को समझ नहीं आया, फर्स्ट वाला लॉजिकल बोला था ना मैंने, सेकंड वाला इमोशनल बोला था ना, तो इमोशन वे में, लॉजिकल वे में। बाकी लोग, वेदिका ने और कार्तिक ने तो आंसर कर दिया है। आशीष, सौम्या और कर्तव्य रह गए हैं। कर्तव्य का तो कुछ नहीं पता चला, सो गया वो। ये बताओ बाकी के लोग भी बताओ, ये तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, बताओ आंसर करो कुछ तो।
अब बोलो कहाँ गए सारे के सारे। नहीं वेदिका, तुम्हारा आंसर तो मैंने सुन लिया, मैं तो बाकी का आंसर सोच देख रहा हूँ कि ये लोग आंसर करें कुछ। लग रहा है ये लोग ना क्लास चला के सो जाते हैं फिर पीछे, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, टेक सम रेस्ट। कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सौम्या का भी सेम ही आंसर है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। नहीं यही है, हाँ इमोशनल वे में ही इसका सही आंसर भी यही है कि अगर किसी को लॉजिकल चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बाद में, जब वो उसको कुछ टाइम हो जाता है उस चीज़ के लिए, कि मान लो अगर किसी का, मान लो किसी क्लोजेस्ट की ही अगर डेथ होगी और तुम उसे वैसे वाला ज्ञान पेन ले लोगी, नहीं आत्मा अमर है, ये क्या तू रो रहा है या क्या तुझे दुखी होने की ज़रूरत है, तो वो मतलब एक बहुत गलत चीज़ है वो। मतलब तुम लोग उसको मतलब तुम इमोशन सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो उसको टॉर्चर कर रहे हो। तो इमोशंस वे में ही किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इमोशन को इमोशन से ही हैंडल करके काम किया जाता है। हाँ उसको तुम कुछ टाइम बाद, हाँ कि पर्टिकुलर कोई जब टाइम वो थोड़ा सा नॉर्मल हो तो उस टाइम पे तुम उसको फिर प्रैक्टिकल ज्ञान दे के तब उसको थोड़ा सा ट्रैक पे ला सकते हो। लेकिन इमोशंस के टाइम पे अगर तुमने उससे वो दिया तो वो तुम्हें दुश्मन जैसा दिखाई देगा फिर वो, हाँ ऐसा ये चीज़ काम करती है। सही है तुम्हारा अप्रोच, गुड सभी का। तो बोलते नहीं प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है बे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा किसका, हाँ जर्मनी का रह गया ना अभी। सो यहाँ पर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहला सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है। सो इमरजेंसी के दौरान जो भी इंडिया में के अंदर कुछ हद तक जो है फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी, वो यहाँ से हमने लिए हैं जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो प्रोटेक्शन भी यहीं से लिया है हमने। अच्छा तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ, पता भी होगी तुम लोगों को और नहीं पता है तो सुन लो, कि जैसे एग्ज़ाम के अंदर कभी क्वेश्चन आ जाए, जो कि आ जाता है मोस्टली, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार आ रखा है ऑलरेडी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोइंग्स तो नहीं है कहीं, मतलब कि हमने सब चीज़ कॉपी मार ली है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगी, इसके तर्क वितर्क दो। तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या लिख देना है कि हाँ यहाँ से हमने लिए सब कुछ, हमें उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा ऐसे लिखना है कि नहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भिखारी नहीं हैं, या फिर हम लोगों ने ऐसे कुछ कॉपी नहीं मारा है पूरा का पूरा। हाँ हमने वहाँ से आइडिया लिया है, लेकिन हमारा उसके अंदर ओरिजिनलिटी हमारी खुद की है ना, कि हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ सही है तो ये सही चीज़ को अपनाने में कोई गलत बात नहीं है ना। किसी कोई अच्छी आदत है या कुछ चीज़ है, तो अगर उसकी अच्छी चीज़ तुम अपना रहे हो तो तुमने कोई ऐसा पाप नहीं कर दिया, कोई बोरोइंग कि हमने नहीं इसका कॉपी कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में अपने आप को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम दिखाते हुए वैसे कुछ डील करना है। कई बच्चे बड़े अब गड़बड़ कराते हैं, कई उसमें वो लिखाते हैं डायरेक्ट कि यस, वो कहेगा कि इट इज़ बैग ऑफ बोरोइंग्स, हाँ यस आई एग्री इट इज़ बैग ऑफ बोरोइंग, और वो उसके अंदर दुनिया भर के वो लिख देंगे फिर कि यहाँ से लिए, तो वो बड़ा ही गलत वे में चला जाता है फिर क्वेश्चन। भले उसकी इंटेंशन ना हो, लेकिन इंटेंशन मैटर नहीं करती ना इतनी, समझ रहे हो। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट प्रिंसिपल।
DPSP। DPSP। सो इसके अंदर क्या है इंक्लूड? वर्कर्स राइट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड इक्वल जस्टिस। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने करी हैं। जर्मनी का भी हो गया ना, तो किस किस का हो गया? ब्रिटेन का हो गया, कनाडा का हो गया, यूएसए का हो गया, जर्मनी का हो गया, आयरलैंड का हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट जो कि 7th शेड्यूल में है। शेड्यूल की स्पेलिंग गलत कर दी है। कॉन्करेंट लिस्ट, तो जैसे कुछ पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट के, जैसे एग्जाम्पल्स कोई बताएगा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, बताओ जल्दी से पहले। एजुकेशन हुआ, हाँ सही लिखा है वेदिका, बिल्कुल करेक्ट। मैरिज हुआ, मैरिज का तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया के अंदर तो मैरिज के नाम से भी खौफ लगने वाली सिचुएशन होती है इतनी रील्स वील्स देख इतना डेंजर कॉन्सेप्ट हो चुका है मैरिज का सच में। एक तो स्टेट को ना मैरिज के कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाना चाहिए। स्टेट कुछ हद तक मिनिमम इंटरफेरेंस करके मैरिज के कॉन्सेप्ट से स्टेट को दूर होना चाहिए कि भाई जैसा लगे कर लो, तुम हमें बीच में मत लेकर आओ, वरना बहुत खतरनाक। वैसे उनका भी सही है, वो क्यों ही करेंगे, उनको मज़ा आता है ये सब कंट्रोल करने में, लोगों को कंट्रोल करेंगे, सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे। हो गुजरात होता है नहीं उनसे। एग्रीकल्चर भी हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर मेनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर स्टेट, एक बार देखना है, वैसे तो सेंटर की भी स्कीम कई बार जारी करता रहता है, लेकिन मेनली वो स्टेट के अंदर आता है। और अगर इनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका जो लॉ है वो एक तरह से माना जाएगा? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। यूनियन का, ठीक है। नेक्स्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हाँ ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी है, इतना लिखो। मतलब जो फ्री ट्रेड वगैरह होता है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कहाँ पर है? आर्टिकल 301 से लेके 307 तक यहाँ पर इसके बारे में चर्चा हो रखी है। और नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग किस केस में होती है और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। किस केस में होती है किस केस में होती है? व्हेन देयर इज अ डेडलॉक, है ना, डेडलॉक के केस में, जब किसी बिल पर डेडलॉक हो जाता है। बिटवीन छोड़ो। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है पहले। इन केस ऑफ डेडलॉक
हु विल जो प्रिजाइड ओवर, मतलब जो स्पीकर का वो है, वो कौन प्रिजाइड, उसको एक तरह से पूरा का पूरा डील करेगा, ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिजाइड करेगा? स्पीकर तो करेगा ही मैंने अच्छा आंसर दे दिया कि आइसक्रीम कौन खाएगा, मैं खाऊंगी, वैसे बात है, कौन खाएगा? इंसान खाएगा। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं करता है। इसमें क्या है, क्वेश्चन ये का, तो क्वेश्चन दोबारा से सुनो। जो जैसे मान लो ज्वाइंट सीटिंग बैठी है, अब ज्वाइंट सीटिंग बैठ गई है, कोई पर्टिकुलरली, जैसे अभी बफ वाला बिल ही चल रहा है, बफ वाला कौन सा है ना, बफ बोर्ड कुछ का बिल अभी वो जो चल रहा है, मान लो उसके ऊपर डेडलॉक बैठ गया। अब डेडलॉक के लिए मान लो राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठी, यही तो मतलब है कि डेडलॉक हो गया किसी बिल पे, तो अब क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बैठी आर्टिकल 108 के तहत। जो ज्वाइंट सिटिंग अब बैठी, तो उसको प्रिजाइड कौन करेगा, उसको मतलब डील कौन करेगा कि वो जो स्पीकर है वो कौन होगा? जैसे मान लो प्रेसिडेंट आके करवाएगा, चेयरमैन आके करवाएगा, या फिर लोकसभा का स्पीकर आके करवाएगा, या फिर किसी और विधानसभा का स्पीकर आके कराएगा कौन? मेरा क्वेश्चन ये है। किसी भी डेडलॉक की कंडीशंस में स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिजाइड करता है, उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा। डेडलॉक की कंडीशन में, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब इसको ये नहीं कि राज्यसभा के चेयरमैन का मन कर रहा है, हाँ मैं मना नहीं कर रहा, मेरे को पता नहीं आपने क्या बोला है ऊपर, एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरे को लगा स्पीकर, मेरे को नहीं, वेदिका आपने क्लियर नहीं लिखा था ना कि कौन सा स्पीकर, लोकसभा का या किसका, वो तो बताना चाहिए ना। अभी स्पीकर तो स्पीकर है कहीं का भी हो सकता है, मैं बोल लूँ राज्यसभा का स्पीकर है, ठीक है। सो यही कुछ चीज़ें थी जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। अब तुम लोग सोच रहे होंगे सर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, अभी ख़त्म, अभी रह गया है 2-3। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब यहाँ से तो लेना पड़ता ना, तो चला गांधी जी नाराज हो जाते कि देखो साउथ अफ्रीका से जरूर लेना, है ना। तो यहाँ से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। जो यहाँ पे 2/3 वाली बात है ना, वो भी यहीं से आई है कि जो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, वो वाली बात भी है ना, वो भी यहीं से ली है हमने। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, सो इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं। वोट तो नहीं डाल के आते आप लोग राज्यसभा के इलेक्शन में, नहीं डाल के आते, पक्की बात, ठीक है फिर चलो, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। अब इसको ना पूरा आज रट लेना है, जो हमने लिखा है ये तुम्हें तुम्हारी नसों नसों में बस जाना चाहिए कि किस वजह से हमने क्या लिया है। तुम्हारे यहाँ से 2 नंबर तो पक्के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, तो सबसे पहले रिपब्लिक सिस्टम, और दूसरा मेनली क्या लिया है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी।
ठीक है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था कब हुआ था, 1789 के अंदर। वहाँ से ये सब आइडियाज़ आए थे ना इनके अंदर कि इंडिविजुअल, इन्होंने कहा था कि हर एक इंसान की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए और नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। तो वहाँ से फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में आई ये चीज़, और कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से आ गई, फिर हम लोगों ने भी ले लिया। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म, ये आशीष मेरे को तंज कस रहा था, सब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, है ना। तो वही वाला सेकुलरिज्म कह रहा है कुछ। नेक्स्ट है यहाँ पर, और किसका रह गया है यार, काफ़ी सारे लिख लिए। एक्ट ऑफ 35 हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हुआ, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया है, अभी यूएसएसआर भी रह गया है, जापान, यूएसएसआर। चलो यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है, सो यूएसएसआर से ली है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके थ्रू, 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर जो हुआ था। ये अमेंडमेंट भी पढ़ने पड़ेंगे यार, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट पढ़ाऊंगा इनको अभी बाद में। इसके अलावा क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं, डायरेक्टिव डीपीएसपी के अंदर जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ से लिया है प्लानिंग कमीशन। अच्छा अभी भी है क्या ये प्लानिंग कमीशन, नहीं है, है या नहीं है। वेदिका कह रही है नीति आयोग आ गया है उसकी जगह, है ना, नीति आयोग आ गया है। इसके अलावा जापान से हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, ऐसे कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। जैसे कि कुछ हद तक यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने ले ली है, प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे पास दूसरे उससे लिया है हमने, लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ें यहाँ पर ली हैं। इसके अंदर भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऐसे कि यहाँ पर जैसे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर जो है जापान के अंदर काफ़ी फोकस करते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं आर्टिकल 51A के अंदर, तो वो सब कुछ ये लोग भी कहते हैं कि मतलब वही सब कुछ, मतलब जो इंडिया के अंदर है वो 51A के अंदर जो है वही सारे सिटीजन्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जापान जो है इम्फेसिस करता है कि ये सब फॉलो करनी चाहिए, जो कि 42 अमेंडमेंट एक्ट से ही डाली गई थी, ठीक है। बेसिकली जापान से हमने कुछ हद तक लीगल सिस्टम को कैसे सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, लीगल सिस्टम को सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, वो सब कुछ चीज़ें सीख लिए। बाकी ओवरऑल तो ऐसा कुछ मेजर नहीं है। सो इतना ही था। अभी एक बार मैं रिपीट करता हूँ और बस करंट अफेयर्स करके क्लास को एंड करते हैं। आज काफ़ी सारा ही हो गया है। आज हमने क्या क्या पढ़ा ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले। इसके बाद मेन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है,
कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया स्केलेटन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्केलेटन है। इसके अंदर से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर, एजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंशियल रिलेशंस, बाइकैमरल लेजिस्लेचर और फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से भी कुछ चीज़ें बोरो करी हैं, जिसमें से लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और कॉन्स्टिट्यूशन जो कन्वेंशन चलते आ रहे हैं, प्रथाएं चलती आ रही हैं, वो सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से बोरो करा है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने चीज़ें यहाँ पर ली हैं कुछ, जिनमें से फर्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर एंड स्टेट्स पावर डिवाइड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रेसिडेंट एज अ हेड ऑफ स्टेट एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर वाली जो होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के क्या रोल्स हैं, वो सब हमने लिए। उसके बाद कनाडा का आ गया, तो कनाडा से फेडरेशन जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ फेडरेशन को चलाया जाए। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, एडवाइजरी जुडिक्शंस और डिवीजन ऑफ पावर्स और क्वेसी फेडरल सिस्टम, ये सब लिया। आयरलैंड से डीपीएसपी यहाँ पर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होंगे वो हमने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा जर्मनी से यहाँ पर हमने प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड करने हैं, कितने छोड़ने हैं, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है जो रिट जारी करता है, तो वो सारी पावर्स भी हमने जर्मनी से ही यहाँ पर बोरो करी हैं। पावर्स बोरो करना इज रॉन्ग वर्ड, मतलब कि हमने वो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो फ्रेमवर्क है पर्टिकुलरली वो हमने बोरो करा है ना। और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुके हैं कि ट्रेड ऑफ कॉमर्स का जो फ्रीडम वाली बात है कोई किससे हमने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 23rd, यहाँ पे 23rd नहीं है, वो है ये 2/3 मेजोरिटी वाली बात, तो कभी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत दिख गया था। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा और फ्रांस से रिपब्लिक सिस्टम, लाइबिलिटी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी एंड सेकुलरिज्म, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स इन डीपीएसपी प्लानिंग कमीशंस, जापान से प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है सभी को? बता दो। अब थोड़ा थोड़ा मज़ेदार पढ़ेंगे, नेक्स्ट उससे थोड़ा सा मज़ा आएगा। चलो करंट अफेयर्स कर लेते हैं। करंट अफेयर्स, नाम भी क्या है, अफेयर्स, करंट अफेयर्स है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड AI पावर्ड चैटबॉट सारथी फॉर इजी एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स? ये कल कराए थे क्या ये लोग? हमने सेम करे थे क्या करंट अफेयर्स? नहीं करे ना, आई डोंट थिंक नहीं करे। CA, चलो हरियाणा को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरियोमीटर, द एस्ट्रोफिजिक्स वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। ए वाला गलत है, बी वाला ठीक है। नेक्स्ट है लुइस ग्लेशियर विच वॉज सीन इन द न्यूज ड्यू टू द रैपिड मेल्टिंग इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन? बी माउंट एल्ब्रस। विच स्टेट टॉप्ड मेडल टैली इन सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? हरियाणा। द नामिस नाग एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नाग DRDO। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा आप लोगों ने आंसर? विंटर टूरिस्ट
उत्तराखंड, उत्तराखंड के नाम से ही ना एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। नेक्स्ट है द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड दी गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट इन लोकेटेड। उत्तराखंड इज करेक्ट। Which Australian cricketer recently announced retirement from ODI cricket? स्टीव स्मिथ ने कराया ना शायद। Who was recently appointed as the CEO of e-marketplace Zam? इसके CEO अजय बादू एक बने हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट का ई-मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट है हु इनोग्रेटेड सेकेंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव। ये तो पता होना चाहिए तुम्हें, द्रौपदी मुर्मू जी। बस इतना ही है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी पूछ सकते हो तुम।